नमस्कार, न्यूज 360 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संतोष चौधरी और आखिरी चरण में लोकसभा चुनाव जैसे ही यूपी के पूर्वांचल की ओर पहुंचा, सबकी नजर जो है देश की सबसे हॉट सीट वाराणसी पर टिक गई। पीएम मोदी के समर्थन में बनारस पहुंचे बीजेपी नेताओं का बनारसी रंग भी हम आपको आज न्यूज 360 में दिखाएंगे। खबरें दिल्ली से भी होंगी। दिल्ली के एक अस्पताल में एक दिल दहलाने वाली घटना घटी है। दिल्ली की सियासत में भी आज काफी हलचल दिखी। अरविंद केजरीवाल ने जहां अपनी जमानत बढ़ाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, तो वहीं उनके जो पीए हैं विभव कुमार की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। भीषण गर्मी से कैसे बचे, न्यूज 360 में हम उसके बारे में भी बताएंगे। लेकिन न्यूज 360 की शुरुआत करते हैं लोकसभा चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर से। अमित शाह ने लोकसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी भविष्यवाणी कर दी है। क्या है वो भविष्यवाणी अमित शाह की, एक बार आप देखिए। मैं आज इस कुशीनगर के मंच से 4 तारीख का परिणाम कहता हूं। राहुल बाबा, आपकी पार्टी को 40 भी पार करना नहीं है, मेरी बात याद रहे। और अखिलेश बाबू, कितना भी आपके प्रति सहानुभूति से मैं बात करूं, आपका 4 भी पार नहीं होना है, 4 भी। चुनाव में सीटों को लेकर बयानबाजी जोरों पर है, लेकिन अब इसमें अमित शाह की भी एंट्री हो गई है। ऐसा पहली बार है जब गृह मंत्री अमित शाह नतीजों से पहले ही अपना ओपिनियन पोल दे रहे हैं। अमित शाह ने यूपी की धरती से 5 चरणों के नतीजों का ऐलान करते हुए ये भी बता दिया कि अब तक बीजेपी कितनी सीटों पर जीत चुकी है। संत कबीर नगर आया हूं, तब मैं आपको 5 चरण के चुनाव हो गए हैं, इसका परिणाम क्या है मालूम है क्या? मालूम नहीं है। देखो, मैं आंकड़ा बताना चाहता हूं, बता दो, पक्का बताओ, जरा इस और भी बोलो भाई, बताओ ना। 5 चरण में मोदी जी 310 पार कर 400 की ओर बढ़ रहे। और भाइयों बहनों, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो। अमित शाह ने ऐलान कर दिया है कि बीजेपी 5 चरणों में 310 सीटों का आंकड़ा पार कर चुकी है, 400 की तरफ बढ़ भी चुकी है। देश में छठे चरण में 58 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 7वें चरण में भी 57 सीटों पर वोटिंग होनी है। बीजेपी का 5 चरणों में 310 सीट जीतने का दावा। बीजेपी को 400 पार के लिए 90 सीट की दरकार। छठे और 7वें चरण को मिलाकर कुल 115 सीटें हैं। इन आंकड़ों के आधार पर बीजेपी अपनी 400 सीट हासिल करने के लक्ष्य को आसानी से हासिल करने का दावा कर रही है। वहीं विपक्ष बीजेपी की सीटों को लेकर पहले से ही अटकलें लगा रहा है। बीते 17 अप्रैल को राहुल गांधी ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी की सीटों की भविष्यवाणी की थी। जनरल बात कह सकता हूं कि बीजेपी को मुझे लग रहा था 15-20 दिन पहले कि 180 से 180 तक जाएंगे, अब मुझे लग रहा है 150 तक जाएंगे। हर स्टेट में हमें रिपोर्ट मिल रही है कि हमारा चुनाव इंप्रूव कर रहा है और अंडर करंट है। जहां तक गठबंधन की बात है, यूपी गठबंधन की बात है, बड़ा पावरफुल गठबंधन है और बहुत अच्छा परफॉर्मेंस होगा हमारा उत्तर प्रदेश में। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी खुद पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज की भविष्यवाणी कर चुके हैं। अखिलेश यादव बीजेपी के 400 पार के नारे पर तंज कस चुके हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं जो जन सैलाब हमें दिखाई दे रहा है, इस बार ये पॉलिटिकल क्लाइमेट चेंज वाला माहौल है। जो लोग 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार वाले 400 हारने जा रहे हैं। विपक्ष बीजेपी की सीटों को लेकर तो दावा कर रहा है, लेकिन वो खुद कितनी सीटों पर जीत हासिल कर पाएगा, इस पर कोई बात नहीं कर रहा है।
लेकिन सोमवार को यूपी से अमित शाह ने केवल चुनाव के नतीजों पर अपना ओपिनियन पोल नहीं दिया, बल्कि मल्लिकार्जुन खड़गे के सियासी करियर पर भी भविष्यवाणी कर दी। 4 तारीख को मोदी जी की, भाजपा की, एनडीए की विजय निश्चित है और 4 तारीख को दोपहर को आप देख लेना, ये राहुल बाबा के लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे कि ये ईवीएम के कारण हम हारे। और खड़गे साहब आप भी समझ लेना, ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटने वाला है। ये भाई बहन पर ठीकरा नहीं फूटेगा, हार का ठीकरा खड़गे साहब पर फूटेगा और उनकी नौकरी जाने वाली। बीजेपी अपनी विजय निश्चित बता रही है, वहीं विपक्ष की जीत के अपने दावे हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने आंकड़े भी हैं, लेकिन उन आंकड़ों की बाजीगरी पर आधिकारिक मुहर लगनी अभी बाकी है और वो मुहर 4 जून को नतीजों के बाद ही लगेगी। और जितना गर्मी का पारा चढ़ा है उससे कहीं ज्यादा यूपी में पूर्वांचल की सीटों को लेकर सियासत का जो पारा है वो चढ़ गया है। चौथे चरण के चुनाव को लेकर बीजेपी और सपा के बीच जो जुबानी जंग है वो तेज हो गई है। वहीं बनारस में नेताओं के कई अलग अलग रूप भी देखने को मिल रहे हैं। 7वें चरण को लेकर 30 मई को प्रचार थम जाएगा, इसलिए प्रचार का शोर पूर्वांचल के हर जिले में गूंज रहा है। एक रिपोर्ट देखिए। ये तस्वीरें महादेव की नगरी काशी की है। वो काशी जो सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे देश की सबसे हॉट सीट है। काशी की चर्चा इस चुनाव में पूरे देश में है। इसका कारण पीएम मोदी का तीसरी बार महादेव की नगरी से चुनावी मैदान में उतरना है। बनारस में चुनाव के आखिरी चरण में वोटिंग होनी है। बनारस से बीजेपी की जीत लगभग पक्की ही है। इसके बावजूद बीजेपी के नेताओं ने बनारस में जनता के बीच अपना बिगुल फूंके हुए हैं। इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें बीजेपी नेता मनोज तिवारी एक महिला की दुकान पर प्रचार करने पहुंचे थे। तभी महिला ने मनोज तिवारी को खुशी के मारे जबरदस्ती ही दुकान पर बिठा लिया। दरअसल मनोज तिवारी ने बनारस पर एक गाना बनाया था जिसमें इस दुकान का जिक्र था। जब मनोज तिवारी खुद वहां पहुंच गए तब महिला की खुशी का ठिकाना न रहा और अपने बेटे से मनोज तिवारी को मिलाने के लिए फूली न समा रही थी। तिवारी सर आए जो होली का गाना बनाया, तुम्हारे दुकान के अंदर बैठे हैं, दुकान के अंदर बैठे मनोज तिवारी जो आपको गाना बना दे, आपको फोटो देखा होली पर। अरे हीरो जो बैठे हैं गाना बनाए सांसद जी मनोज तिवारी, सांसद जी आए, जल्दी आओ हम अपने दुकान में अंदर, सांसद जी आए हुए हैं। हाँ बेटा। सुबह बनारस के तारीफ में कसीदे पढ़ते हुए हजारों लेख लिखे गए होंगे, तो बीजेपी नेता पीयूष गोयल भी उसी सुबह बनारस का आनंद लेते हुए नजर आए। सुबह सुबह पार्क में मॉर्निंग वॉक के दौरान महिलाओं को योग करते देख पीयूष गोयल भी उनके साथ योग करने लगे। इसके बाद लोगों के साथ चाय पी, फिर चाय पर ही चर्चा भी करने लगे। देखिए, बनारस के लोगों ने हर संभव देश की सेवा की है, देश की विरासत को भी संभाल के रखा है, संजो के रखा है। और बनारस में जिस प्रकार से व्यापार बढ़ रहा है, आज पर्यटन बनारस का एक बहुत बड़ा आमदनी का साधन बन गया है। काशी विश्वनाथ के कॉरिडोर बनने के बाद करोड़ों लोग आज बनारस आते हैं और यहाँ की अर्थव्यवस्था को बल देते हैं। मैं समझता हूँ निर्यात में भी जो बनारस का योगदान है, इन सबको जोड़े तो विकास की गंगा बनारस में बहुत तेज गति से बह रही है। अब हम इससे आगे चल के और तेज गति देंगे। जहां बनारस में बीजेपी नेताओं को बनारसी अंदाज में देखा गया, तो वहीं पूर्वांचल की दूसरी सीटों पर सोमवार को सियासी पारा गर्म रहा। अलग अलग सीटों पर बीजेपी और सपा दोनों ने प्रचार किया, जिसके बाद पूर्वांचल में एक बार फिर से राम मंदिर और संविधान जैसे मुद्दे उठ गए। ये चुनाव किसके बीच में है?
ये चुनाव राम भक्तों पर गोली चलाने वाले और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव। सलेमपुर वालों, मुझे बताओ, राम भक्तों पर गोली चलाने वाले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को वोट दे सकते हैं क्या? आपको पता होना चाहिए लड़ाई बड़ी है, लड़ाई आर पार की भी है और लड़ाई ऐसी है कि उत्तर प्रदेश ही देश को बचा सकता है। इसलिए 80 हराओ और भाजपा को भगाओ। लंबे समय तक छूट डालो राज का, डिवाइड एंड रूल। और राजनीति का अर्थ क्या था? सबके नाम पर वोट मांगो और सरकार बन जाए तो किसी जाति के बन जाओ। उत्तर प्रदेश इसका प्रमाण है। आपने 2 पार्टियों की सरकार देखी, सबका मत लिया, पार्टी जातियों में आ गई। बीजेपी ने अंतिम चरण से पहले प्रचार प्रसार को लेकर अपने बड़े नेताओं की टोली को पूर्वांचल में पूरी तरीके से उतार दिया है। पूर्वांचल की लड़ाई में जातीय समीकरण ज्यादा हावी होता है, इसलिए बीजेपी ने पूर्वांचल में एक तरफ राजस्थान के ब्राह्मण सीएम भजन लाल शर्मा मैदान में उतारा है, तो दूसरी ओर मध्य प्रदेश के यादव सीएम मोहन यादव को उतारा है। बीजेपी दोनों बड़े चेहरों से पूर्वांचल के अलग अलग वोटर्स को साधने की कोशिश में जुटी हुई है। डबल इंजन की सरकार है, योगी और मोदी की सरकार है। अरे हमारे देवता भी मुस्कुराएंगे तो किसके मुस्कुराएंगे? अब कई लोगों को पेट में दर्द होता है, वो कहते हैं आप भगवान राम और कृष्ण की बात क्यों करते हो, आप धर्म की बात क्यों करते हो? अरे भैया, हम धर्म की बात नहीं करेंगे। भगवान कृष्ण ने तो धर्म मार्ग पे चलना सिखाया, जीवन भर धर्म मार्ग पे चले। अब अगर धर्म ही नहीं करेंगे तो क्या अधर्म की करेंगे? आप बताओ किसकी करना चाहिए? धर्म की बात करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अरे जंगे की भी वोट करना चाहिए। सरकार बनेगी, 10 बार बनेगी और जो अधर्म के मार्ग पे जाएगा अपने आप हाशिए पे पहुंच जाएगा। पूर्वांचल की लड़ाई में बीजेपी ने जातीय समीकरण को साधने के लिए अपना पूरा दम लगा दिया है। विपक्ष भी लगातार जातीय समीकरण पर काम कर रहा है। पूर्वांचल में अभी आरक्षण और राम मंदिर का मुद्दा छाया हुआ है। बीजेपी दलित और ओबीसी आरक्षण के मुद्दे को लेकर विपक्ष को बैकफुट पर लाने की कवायद में जुटी है। इसलिए बीजेपी के लगभग सभी बड़े नेता पूर्वांचल के रण में प्रचार कर रहे हैं। यादव वोटर्स के लिए मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव प्रचार कर रहे हैं। ब्राह्मण वोटर्स के लिए राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा प्रचार कर रहे हैं। जेपी नड्डा, अमित शाह और पीयूष गोयल जैसे बड़े नेता भी प्रचार में लगे हुए हैं। बीजेपी के सभी नेता एक एक दिन में 7 से 8 कार्यक्रम कर रहे हैं। बीजेपी ने पूर्वांचल में जातीय समीकरण को देखते हुए बूथ पर स्थानीय नेताओं को भी लगाया है। बीजेपी ने दलित बाहुल्य बूथ पर दलित नेता और पिछड़ा बाहुल्य बूथ पर पिछड़े समाज के नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी है। चुनाव के आखिरी चरण में पूर्वांचल की जिन सीटों पर वोटिंग होनी है, उन सीटों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। वाराणसी, मिर्जापुर, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, सलेमपुर, बलिया, गाजीपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण पूर्वांचल की जिन 13 सीटों पर वोटिंग होनी है, 2019 में उन पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन तब सपा और कांग्रेस ने अलग अलग चुनाव लड़ा था। लेकिन इस चुनाव में सपा और कांग्रेस के एक साथ आने से समीकरण बदल सकते हैं। एक नजर 2019 के नतीजों पर भी डाल लेते हैं। एनडीए 11, बसपा 2, सपा कांग्रेस 0। नेताओं की रैलियां और उनके जुबानी तीर इस बार पूर्वांचल की दिलचस्प लड़ाई की ओर साफ इशारा कर रहे हैं। तो वहीं अखिलेश यादव खुद ही पूर्वांचल के रण में प्रचार कर रहे हैं। और अब खबर दिल्ली की सियासत से। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत 2 जून को समाप्त हो रही है और केजरीवाल को जेल जाने का डर अभी से सताने लगा है। ऐसा क्यों, ये भी बताएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि स्वाति मालीवाल मामले में केजरीवाल की पीए की मुसीबत कैसे बढ़ गई है। रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर जेल से बाहर हैं। 2 जून को केजरीवाल को सरेंडर भी करना है, लेकिन केजरीवाल को जेल जाने का डर अभी से सताने लगा है। सरेंडर से पहले ही केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत अर्जी रेंडर कर दी है। केजरीवाल ने अंतरिम बेल को 7 दिन तक और बढ़ाने की मांग की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है अपनी इंटरिम बेल को 1 हफ्ते से आगे बढ़ाने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं कि जब अरविंद केजरीवाल जी ईडी की कस्टडी में थे, जुडिशियल कस्टडी में थे, तो उनका 7 किलो वजन घटा था। जब वो बाहर भी आए हैं तो डॉक्टर्स की जांच के बाद इसका अभी कारण समझ में नहीं आया है, ना ही वो वजन फिर से उनका बढ़ा है। डॉक्टर्स ने जब टेस्ट कराए तो उनके कीटोन लेवल्स बहुत हाई निकले हैं। ये अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, सडन वेट लॉस, कीटोन्स लेवल का हाई होना किसी सीरियस बीमारी का इंडिकेटर हो सकता है, जिसमें किडनी की सीरियस प्रॉब्लम्स, यहाँ तक कि कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल के बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दे रही है, किसी गंभीर बीमारी का अंदेशा भी जता रही है। लेकिन केजरीवाल लगातार चुनावी कैंपेन में व्यस्त हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि केजरीवाल को जब कैंसर जैसी गंभीर बीमारी का अंदेशा है तो इलाज कराने की बजाय चुनाव में कैंपेनिंग क्यों कर रहे हैं? और शायद यही वजह है कि बीजेपी भी केजरीवाल पर हमलावर है। अरविंद केजरीवाल नौटंकीबाज हैं। पूरे प्रचार में उनकी तबीयत ठीक थी, भीषण गर्मी में भी वो प्रचार कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं थी उनको, और अभी भी पंजाब के प्रचार में। लेकिन अंतरिम बेल की अवधि बढ़ाई जाए, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। नई नई बीमारियां बताई जा रही हैं। अगर आपको बीमारियां थी तो सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराइए, और न्यायिक हिरासत में का इलाज नहीं होता है क्या? लेकिन जानबूझकर अब पंजाब के प्रचार में निकल गए हैं और सुप्रीम कोर्ट से अपील करें 7 दिन बढ़ाई जाए। ये उनका नौटंकीबाज, एक ड्रामेबाज है। और मैं तो पंजाब की जनता से अपील कर रहा हूँ कि अगले 3 दिन ये नौटंकीबाज पंजाब में रहने वाले हैं। वहाँ इनको चक्कर आएंगे, ये गिर जाएंगे, ड्रामा करेंगे कि किसी तरह से मुझे सहानुभूति मिल सके। लेकिन पंजाब की जनता भी दिल्ली की जनता की तरह इनका सुपड़ा साफ करे। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। 10 मई को सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए जमानत मिली थी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल का वजन 7 किलो घट गया था। वजन कम होने से केजरीवाल का कीटोन लेवल काफी हाई हो गया है। केजरीवाल का पेट सीटी स्कैन और कई टेस्ट करवाने की जरूरत है। केजरीवाल ने दिल्ली के मैक्स अस्पताल में चल रहे जांच के आधार पर कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में जांच के लिए 7 दिन का समय मांगा है। अब सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की याचिका पर क्या निर्णय लेता है, ये देखने लायक होगा। लेकिन केजरीवाल के साथ उनके पीए विभव कुमार का भी मामला कोर्ट में है। विभव कुमार आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट के संगीन आरोप में घिरे हैं। विभव इस मामले में सलाखों के पीछे हैं और विभव की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान विभव कुमार के वकील ने कुछ ऐसी दलील दी जिस पर स्वाति मालीवाल कोर्ट रूम में ही रोने लगी। स्वाति मालीवाल जबरन घर के अंदर घुस आई। विभव ने पूछा कि किसके निर्देश पर अंदर आई। सुरक्षाकर्मी पूरे सम्मान के साथ स्वाति को बाहर ले गए। स्वाति मालीवाल के वकील की दलील सुनिए। जांच में विभव कुमार ने सहयोग नहीं दिया। विभव सवालों के सीधे सीधे जवाब नहीं दे रहे थे। स्वाति जबरन घर में गई तो सिक्योरिटी ने शिकायत क्यों नहीं की? सरकारी वकील ने क्या कहा? विभव कुमार के फोन की जांच जरूरी है। सर्विस खत्म होने के बाद भी वो किस हैसियत से सीएम आवास में थे? विभव ने मुंबई जाकर फोन फॉर्मेट किया है। बहस के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया और सोमवार की ही शाम 4 बजे दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए विभव कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दी। एडिशनल सेशन जज सुशील अनुत्यागी ने विभव को राहत देने से इनकार कर दिया है। और 25 मई को दिल्ली में एक ऐसी घटना हुई थी जिसने हर मां का दिल दहला के रख दिया था। दिल्ली के एक हॉस्पिटल में लगी आग ने 6 नवजात बच्चों की जान ले ली। इस पूरे मामले के पीछे हॉस्पिटल की बड़ी लापरवाही सामने आई है। साथ ही दिल्ली सरकार पर भी कई बड़े सवाल उठ रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। नवजात बच्चों की मौत का कौन जिम्मेदार, हॉस्पिटल या दिल्ली सरकार? इन आग की लपटों से ऊंची है दर्जन भर माँ बाप की चीख। अपने बच्चे के बगैर नहीं रह पाऊंगा मैं। जिनके नौनिहाल इस आग में झुलसकर दुनिया देखने से पहले ही विदा हो गए। धू धू कर जलता ये अस्पताल गुनहगार है उन मासूमों का जिन्हें दुनिया में आंखें खोले अभी कुछ ही दिन
कहानी समझाते हैं। अस्पताल 2 मंजिला बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर चलता था। ग्राउंड फ्लोर पर अवैध ऑक्सीजन रिफिलिंग का काम चलता था। अस्पताल में आग लगने की वजह ऑक्सीजन सिलेंडर में ब्लास्ट है। हॉस्पिटल में चल रहे अवैध ऑक्सीजन के धंधे को लेकर अब सियासत भी गर्म हो चुकी है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया है। इतनी बड़ी लापरवाही को लेकर दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। ये हादसा नहीं, ये साजिश है और अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज स्वास्थ्य मंत्री और उनका भ्रष्ट प्रशासन इसके लिए जिम्मेदार है। आपको हैरानी होगी जान के 2021 मार्च में इस हॉस्पिटल की मंजूरी नहीं दी जा रही थी, लेकिन उस समय के मेडिकल सुपरिटेंडेंट नर्सिंग होम RN दास, उन्होंने जानबूझ के इसकी फाइल को परस्यू किया और 9वें महीने में इसको अनुमति दी। उस हॉस्पिटल में 5 बेड की क्षमता थी, अनुमति दी गई 10 बेड की, बच्चे निकले 12, जो बताया जा रहा है ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अपनी क्षमता से ज्यादा बच्चे कैसे ले लिए? और जब उसके नियम कायदे पूरे नहीं थे तो क्या कारण है कि उसको परमिशन दी गई? जो उस समय मेडिकल सुपरिटेंडेंट नर्सिंग सेल थे, आज स्वास्थ्य मंत्री के OSD हैं और आज भी जो जानकारी मिल रही है, कोई भी फाइल बिना उनकी अनुमति के पास नहीं होती। तो सीधा सीधा स्वास्थ्य मंत्री, उनका OSD और अरविंद केजरीवाल इस भ्रष्टाचार के पीछे है। उनकी सरपरस्ती में ये हत्या है बच्चों की, जिनके जिम्मेदार ये लोग, ये सारे के सारे लोग हैं। के नॉर्म्स पूरे नहीं थे तो क्यों अनुमति दी गई? कैसे वो नर्सिंग होम चल रहा था? क्यों चला रहे थे? मतलब आप चंद चांदी के सिक्कों के लिए अपने जमीन को बेच देंगे? वो 7 बच्चे 10-10, 15-15 दिन के, जिन्होंने अपनी आंखें भी नहीं खोली, क्या कसूर था उनका? सिर्फ ये कसूर था कि वो आपके भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गए। सियासत अपनी जगह है, लेकिन एक बात ये भी सच है कि जब और अभी वक्त हो जाए छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे मौसम के चढ़ते पारे की। चाचा, नौकरी लग गई है, 2 कड़क चाय बना दो। मोदी जैसी कड़क चाय ना, जब पानी उबालता हूँ तो भाई भतीजावाद, जात पात सब खत्म हो जाते हैं। अदरक कूटता हूँ तो समझो भ्रष्टाचारियों की कुटाई हो रही हो। मेहनत की आग में स्टार्टअप पकता है, सारी परेशानियाँ छनकर अलग हो जाती हैं। तो तुम जैसे युवाओं को फट से नौकरी मिल रही है। मोदी जी को वोट देने का कड़क रीजन दे दिया चाचा ने। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और भारत में इस वक्त सबसे बड़ी समस्या है गर्मी। इससे उत्तर भारत झुलस रहा है। अब आप आज कहां का तापमान कितना रहा और दुनिया में गर्मी से कैसा हाल था, वो सब आपको बताते हैं पर इस रिपोर्ट के जरिए। गर्मी का कहर पूरे देश में छाया हुआ है। लू और गंभीर लू की तो जैसे हमें आदत सी होती जा रही है। हर दिन इसी गर्म हवाओं में काम पर जाना, दिन भर झुलसती गर्मी को झेलना, ये सब तो जैसे आम बात हो गई है। पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश सहित बाकी उत्तर भारत के राज्य हीट वेव के निशाने पर थे ही, मगर अब तो पिछले हफ्ते से रेड अलर्ट भी जारी है। पहले रातों में गर्म हवाओं से राहत मिलती थी, मगर गर्मी ने हमसे वो भी छीन लिया है।
इस वक्त सबसे ज्यादा अगर कोई राज्य तप रहा है तो वो है राजस्थान। उसमें भी सबसे ज्यादा परेशान है बीएसएफ के जवान, जो हमारी हिफाजत के लिए बॉर्डर पर तैनात है। बीएसएफ जवान 6-6 घंटे की शिफ्ट में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात हैं। रेगिस्तान में इस वक्त कितनी गर्मी पड़ रही है ये इन तस्वीरों के जरिए समझिए। जहां एक तरफ सीमा पर तैनात जवान तपती रेत से कुरकुरे पापड़ सेक कर गर्मी को दिखा रहे हैं, तो वहीं कैलाश पोस्ट पर तैनात बीएसएफ के एक जवान ने रेत में अंडे को दबा दिया। कुछ मिनटों बाद जब जवान ने अंडे को बाहर निकाला तो वो पूरी तरह से उबले हुए अंडे की तरह दिख रहा था। बॉर्डर से एक और अनोखी तस्वीर सामने आई। बीएसएफ के जवान ने गाड़ी के बोनेट पर रोटी सेक कर दिखाया है। ये सारी तस्वीरें रेगिस्तानी इलाकों में गर्मी को बयां करती है। हर किसी के मन में गर्मी से जुड़े कई सवाल हैं कि आखिर ये गर्मी हमारा पीछा कब छोड़ेगी। बारिश के आसार की खबर तो हम कब से सुन रहे हैं, मगर इस आसार का असर कब दिखेगा? आखिर कब तक हम इस तपती गर्मी का शिकार बनेंगे? अभी तो मई का महीना ही चल रहा है और अभी ही गर्मी का सितम 7वें आसमान पर है। अब तो नौतपा की वजह से भी देश तड़प रहा है। आज नौतपा का तीसरा दिन है। नौतपा क्या होता है ये समझिए। मई के आखिर और जून के पहले हफ्ते में सूर्य मध्य भारत के ऊपर आ जाता है। इस दौरान सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो जाती है। सूर्य की किरणें सीधा धरती पर पड़ती है। प्रचंड गर्मी पड़ती है। रोहिणी नक्षत्र के इसी शुरुआती 9 दिन को नौतपा कहते हैं। यानी 9 दिनों में गर्मी से देश का हाल बद से बदतर होने वाला है। गर्मी के इस कहर की शुरुआत हो चुकी है और 2 जून तक गर्मी से राहत मिलने के आसार नहीं दिख रहे हैं। हर दिन गर्मी बढ़ती जा रही है, प्रचंड रूप से भी आगे बढ़ रही है। आज देश हीट वेव से घिर चुका है। अब किन राज्यों में मौसम का कैसा हाल रहा और कहां सबसे ज्यादा तापमान देखने को मिला, ये भी जानिए। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और गुजरात में रेड अलर्ट जारी। राजस्थान का फलोदी देश का सबसे गर्म जगह रहा, जहां का तापमान 49.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हिमाचल प्रदेश की पहाड़ियां भी तेज तापमान की चपेट में आ गई हैं। ऐसी तपती गर्मी में तबीयत खराब होना तो आम बात हो ही गई है, मगर इससे लोगों की जान तक चली जा रही है। अब तक में गर्मी से किन राज्यों में कितनों की मौत हुई, उन आंकड़ों को भी देखिए और समझिए कि खुद को इस गर्मी से बचाना कितना जरूरी है। भीषण गर्मी और लू से अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है। देश भर में हीट स्ट्रोक के 16,344 मामले सामने आए। अकेले राजस्थान में अब तक 18 लोगों की जान जा चुकी है। जैसलमेर बॉर्डर पर तैनात एक बीएसएफ जवान की हीट स्ट्रोक से मौत हो गई है। राजस्थान के पाली में गर्मी से मां बेटे की मौत हो गई है। अब सवाल ये है कि इस गर्मी से खुद को कैसे बचा सकते हैं। जब भी बाहर जाते हैं तो एक वाटर बॉटल कैरी करें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए। 10 से 5 का जो समय है इसमें हम अवॉइड करें घर से बाहर निकलना, ढीले कपड़े पहने और जानकारी ही इसमें बचाव है। धन्यवाद। बढ़ती गर्मी के चलते बिजली और पानी पर भी काफी असर पड़ रहा है। जहां बिजली की मांग रिकॉर्ड तोड़ रही है तो वहीं देश के कई इलाकों में पानी की सप्लाई पर असर पड़ रहा है। जहां एक तरफ कई जगहों पर पानी का स्तर कम होता जा रहा है, वहीं जम्मू कश्मीर के कठुआ में एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन ने आवारा जानवरों को गर्मी से राहत दिलाने के लिए अलग अलग जगहों पर लगभग 70 पानी के टब लगाए हैं। दूसरी तरफ राम की नगरी अयोध्या में भी सैकड़ों श्रद्धालु गर्मी से निजात पाने के लिए राम की पैड़ी में नहा रहे हैं। सिर्फ बिजली और पानी ही नहीं बल्कि फलों की बिक्री में भी तेजी देखने को मिली है। फलों की दुकानों पर तरबूज और खरबूज की डिमांड बढ़ती जा रही है। लोग इनके लिए भीड़ लगा रहे हैं। लोग इस गर्मी से बचने के लिए हर वो चीज कर रहे हैं जिससे उन्हें थोड़ी सी भी राहत की सांस मिल सके। जहां इस झुलसाती गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है तो वहीं साइक्लोन रेमल की खबर से लोग बस मौसम के बदलने का इंतजार कर रहे हैं। तभी वक्त ब्रेक कर लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे डॉक्टर DS नेगी से। पूर्व DG हेल्थ रह चुके हैं, लेकिन ब्रेक के बाद। विरासत भी विकास भी मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो गर्मी का जो कहर है लगातार बढ़ता जा रहा है और कई राज्यों में, कई शहरों में कहा जा सकता है कि जो पारा है वो 47 डिग्री पार कर चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर DS नेगी हैं,
पूर्व डीजी हेल्थ रह चुके हैं। डॉक्टर DS नेगी जी, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहला यही सवाल कि लोग कैसे बचाव करें। हाँ ठीक है, सभी डॉक्टर ज्यादातर से सलाह दे रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी का इंटेक करें, लेकिन जो नौकरी पेशा करने वाले लोग हैं, जिनको रोज बाहर निकलना है, उनके लिए तो चुनौती भी है कि अपने आप को स्वस्थ भी रखना है और नौकरी भी करनी है। देखिए, बेसिकली जो हीट स्ट्रोक होता है, ये जो हमारे बॉडी के जो टेम्परेचर कंट्रोल करने के जो रेगुलेट करने का कैपेसिटी होती है, उसमें डिरेंज हो जाता है। हाई टेम्परेचर होता है, 105 डिग्री तक इसमें टेम्परेचर चला जाता है, और उसके साथ ही साथ जो है पसीना जो है वो बिल्कुल नहीं निकलेगा, शरीर एकदम लाल हो जाएगा, ये सारी चीजें उसमें होंगी। तो ऐसे में अगर हमें तभी घर से निकलें जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, और अगर दिन के टाइम हम अवॉइड कर सकते हैं तो अवॉइड करें। घर से जब भी निकलें पानी वगैरह पी के निकलें, और साथ ही साथ जो है पानी साथ में लेकर भी चलें। और आजकल के दिनों में हल्के कपड़े, हल्के कलर के लूज कपड़े पहने। लूज कपड़े और हल्के से जो होता है कि हीट का एब्जॉर्प्शन जो है वो कम होता है। सिर के ऊपर हैट वगैरह लगा के रखें, ताकि अगर हैट से जो है आपका हेड और फेस के ऊपर जो है डायरेक्ट सूर्य का वो नहीं होगा। और पानी वगैरह पिए। और इसके साथ ही साथ जो फ्रूट्स जो होते हैं, जैसे आजकल मौसमी फल, तरबूज है, हाँ तरबूज है, खरबूज है, इनको फ्रिज में ठंडा करके उसके हिसाब से लें। जब भी आप कहीं से बाहर से आ रहे हैं, आने के बाद में ठंडे पानी से आप या ठंडे पानी से नहाएं, तो उससे जो होगा कि टेम्परेचर कंट्रोल में रहेगा। दूसरी चीज ये है कि इसके साथ ही साथ अगर मान लीजिए किसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, तो उसको हम उसके तुरंत उसके कपड़े को निकाल दें। निकालने के बाद में उसको ठंडे पानी से पूरे बदन को उसको हम भिगो सकते हैं। यहाँ तक और तो और लोग यहाँ तक कहते हैं कि उसको बर्फ के पानी में डाल दीजिए, ताकि जो उससे जो एक्सेसिव हीट जो होती है वो टेम्परेचर वो कम हो जाए। नेगी साहब, एक चीज और मैं आपसे जरूर समझना चाहूंगा, जो बुजुर्ग हैं या जो बच्चे हैं, क्या उनको ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है? क्योंकि धूप इतनी तेज हो रही है कि जो बुजुर्ग है वो घर से बाहर भी नहीं निकल पा रहे, घर के अंदर कैद हो गए हैं। ऐसे में क्या जो बुजुर्ग हैं, जो वरिष्ठ जन है, जो बच्चे हैं, उन पर ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि खास तौर से छोटे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ऐसे लोग जो कि बुजुर्ग जिनको की सांस की बीमारी है या हार्ट की बीमारी है, तो वो लोग तो अपना विशेष बचाव करें। और साथ ही साथ खान पान में भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि बहुत ज्यादा चाय, कॉफी या अल्कोहल का सेवन जो है वो हम कम से कम करें, तब जो है उसमें बचने में आसानी मिलेगी। बिल्कुल, बचने में आसानी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नेगी साहब, क्योंकि सावधान रहना, सतर्क रहना बेहद जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। तो ये थे पूर्व डीजी हेल्थ, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप जब भी घर से बाहर निकले पानी साथ में लेकर चले, और कई जरूरी चीजें हैं वो जरूर करें, क्योंकि इस समय तपिश जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अभी वक्त चला छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ और बड़ी खबरों पर नजर डालेंगे। मैं आपकी होस्ट और दोस्त विली आज आपके लिए लेकर आ गई हूँ मिली भगत कार। इस कार को यूनिक बनाते हैं इसके 4 अलग अलग टायर्स, इतना बड़ा बूट स्पेस। भाई, भ्रष्टाचार करने वालों को कैश छुपाने के लिए भी तो जगह चाहिए। 4 स्टीयरिंग है। अच्छा, 4 चक्कों को अलग अलग दिशा में भी तो चलना है। खोखले वादों की तरह ये गाड़ी भी खोखली है, इंजन तो है ही नहीं। तो दोस्तों, मिली भगत मॉडल X देखने के बाद हमें ये बात समझ में आई कि सिर्फ दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल भी लगाओ। धोखेबाजों की मिली भगत को छोड़ दें, कमल का बटन दबा के भाजपा को वोट दें। और देश में जहां एक तरफ चुनाव का माहौल है, वहीं दूसरी ओर देश में आरक्षण का मुद्दा भी लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। ऐसे में आरक्षण को लेकर बयानबाजी जारी है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी आरक्षण को लेकर एक बयान दे दिया है, सुन लीजिए। धर्म के आधार पर आरक्षण यह असंवैधानिक है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की संविधान सभा में इसका पुरजोर विरोध किया था, लेकिन उस सब के बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी इंडी गठबंधन से जुड़े हुए दल हैं, इन लोगों में एक होड़ सी लगी है मुस्लिम आरक्षण देने का।
वेस्ट बंगाल के अंदर टीएमसी ने 2010 में 118 मुस्लिम जातियों को ओबीसी में शामिल करके पिछले 14 वर्ष से लगातार ओबीसी के आरक्षण के अधिकार पर उन्होंने पूरी तरह एक प्रकार की डकैती डाली है। हम धन्यवाद देना चाहेंगे कोलकाता हाईकोर्ट को, जिन्होंने टीएमसी के इस प्रकार के असंवैधानिक कृत्य पर जोरदार तमाचा मारा है। भारतीय जनता पार्टी एससी, एसटी और ओबीसी के आरक्षण को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी प्रकार के मुस्लिम आरक्षण का विरोध करती है, और दूसरा, मुस्लिम आरक्षण असंवैधानिक भी है, और अगर इस प्रकार की कुप्रथा को थोपने का प्रयास होगा तो देश की अखंडता के लिए एक चुनौती होगी। तो चलिए अभी वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। हर घर नल से जल, मोदी की गारंटी। मोदी देश के लिए, मोदी देश के लिए, मोदी देश। फिर एक बार मोदी सरकार, कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अब वक्त हो गया है हमारे खास सेगमेंट 360 रिपोर्टर का। इसमें है वो खबरें जो जरूरी भी है और आपको खबरदार भी करती हैं। चुनावी जोर और शोर के बीच जरूरी खबरें आपसे न छूटे, इसलिए रुख करते हैं अपने न्यूज 360 रिपोर्टर्स के साथ। आईपीएल खत्म होने के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप का सुरूर चढ़ गया है। टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया का पहला बैच न्यूयॉर्क पहुंच गया है। 30 अप्रैल को बीसीसीआई ने इस मेगा इवेंट के लिए भारत की 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया था। इस बार टूर्नामेंट में 20 टीमें हिस्सा लेंगी। वहीं टीम इंडिया टूर्नामेंट से पहले इस बार 2 की जगह 1 वार्म अप मैच ही खेलती नजर आएगी। 1 जून से अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में टी20 वर्ल्ड कप की शुरुआत होने वाली है। पुणे पोर्शा एक्सीडेंट केस में हर दिन नए खुलासे हो रहे हैं। सोमवार को क्राइम ब्रांच ने 2 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया है, मगर ऐसा क्यों? पुलिस ने बताया कि अरेस्ट किए गए ससून जनरल हॉस्पिटल के फॉरेंसिक डिपार्टमेंट के हेड डॉक्टर अजय तावरे और डॉक्टर श्रीहरि हेलनोर पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। आरोपी के पिता विशाल अग्रवाल ने डॉक्टरों को ब्लड सैंपल बदलने के लिए घूस दी थी। डॉक्टरों ने ओरिजिनल ब्लड सैंपल डस्टबिन में फेंक कर किसी दूसरे शख्स का सैंपल लेकर रिपोर्ट बनाई, जिससे नाबालिग के नशे में होने की बात छुपाई जा सके। पुलिस उस शख्स की भी तलाश कर रही है जिसके सैंपल से नाबालिग का रिपोर्ट बनाया गया है। इस मामले में अब तक 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। देश के पहले प्रधानमंत्री रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की आज 60वीं पुण्यतिथि है। इस मौके पर देश भर के राजनेताओं ने आज उन्हें श्रद्धांजलि दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। जवाहरलाल नेहरू एक स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साल 1947 के बाद आज़ाद भारत के पहले प्रधानमंत्री बने। 27 मई 1964 को दिल का दौरा पड़ने से उनकी मौत हो गई थी। आज इस मौके पर हर कोई अपने पहले प्रधानमंत्री को याद कर रहा है। बिहार के पालीगंज में राहुल गांधी की रैली में एक हादसा हो गया। दरअसल जिस वक्त राहुल गांधी मंच पर मौजूद थे उसी वक्त मंच टूटकर गिर गया। यह रैली पालगंज स्थित कृषि फॉर्म में आयोजित की गई थी। कार्यक्रम में राजद नेता तेजस्वी यादव, विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी, भाकपा माले नेता दीपांकर भट्टाचार्य भी मौजूद थे। हालांकि बाद में मंच को सही करके रैली की शुरुआत की गई। अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की दूसरी प्री वेडिंग फंक्शंस की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। ये 4 दिन की प्री वेडिंग फंक्शंस 28 मई से लेकर 1 जून तक चलेंगे। अंबानी परिवार एक लग्जरी क्रूज पर लगभग 800 मेहमानों की मेजबानी करेंगे। ये क्रूज 3 दिनों में 4380 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और इटली से दक्षिणी फ्रांस तक जाएगा। 800 मेहमानों के अलावा 600 हॉस्पिटैलिटी स्टाफ भी क्रूज पर मौजूद रहेंगे। अनंत और राधिका की सगाई पिछले साल 19 जनवरी को हुई थी और ऐसी खबरें आ रही हैं कि अब शादी लंदन में होगी। और पंजाब से कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी पहले भी अपने बयानों की वजह से काफी चर्चा में रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ा। लेकिन अपनी आदत से मजबूर चरणजीत सिंह चन्नी फिर से कुछ उन्होंने ऐसा बयान दे दिया है बैठे, जिसकी वजह से उन्हें पछतावा भी उठाना पड़ सकता है। साथ ही उनके बयान पर बीजेपी नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने भी पलटवार किया। आइए दोनों बयानों को एक बार सुन लेते हैं। जलंधर ਦੇ ਵਿੱਚ बढ़ावा देना है, ਇੱਥੇ बहुत स्कोप है। बाहर ਦੇ लोग आके ਇੱਥੇ इलाज कराना चाहते हैं। ऐसी बागा बॉर्डर ਨੂੰ खोल के जिन्ना इस पासे ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ
ਇੱਥੇ ਬਾਈ ਰੋਡ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚੋਂ ਆ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗਾ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਮੈਡੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਏਮਜ਼ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ PGI ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਇੱਥੇ ਦੇ ਬੁਰੇ ਹਾਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਤੋਂ ਏਮਜ਼ ਦਾ ਹਸਪੀਟਲ है वो सरकारी हथा जाएगा, इस चीज का ऐसी विश्वास होना है। कि पाकिस्तान का गुणगान क्यों कर रही है कांग्रेस, ये सवाल खड़ा करता है इनकी मानसिकता को, इनका चेहरा बेनकाब करता है कि हिंदुस्तान से लगाव नहीं, हिंदुस्तान के लोगों से लगाव नहीं, ये पाकिस्तान से जहां से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है, अब उनको इलाज के रूप में, मरीज के रूप में लाएंगे। ये मरीज आएंगे कि मिलिटेंट आएंगे, ये कांग्रेस बताए जरा। और बांग्लादेश और बंगाल में रेमल तूफान ने दस्तक दिया था। बंगाल में कल रात आए तूफान ने भारी तबाही मचाई है, जिसमें 2 लोगों की मौत भी हो गई है। आज ये तूफान थोड़ा शांत जरूर हुआ है, लेकिन बंगाल के शहरों को तालाब बना दिया है। बंगाल के कई शहरों में अभी भी बारिश लगातार जारी है। रिपोर्ट देखिए। जिस रेमल तूफान की चेतावनी पिछले कुछ दिनों से बंगाल में दी जा रही थी, उसने पश्चिम बंगाल में तबाही के निशान छोड़ दिए हैं। आधी रात को जब सब सो रहे थे तो बंगाल में इस खतरनाक तूफान ने खतरनाक तरीके से दस्तक दिया। पेड़ उखड़ गए, बिजली के खंभे गिर गए, लोगों के घर टूट गए। तूफान रेमल रविवार रात 8:30 बजे बंगाल में आया। तूफान 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आया। तूफान का लैंडफॉल 4 घंटे तक चला। देखिए कुछ जगह पे जो है हमें मिल रहा है कि कुछ जगह पे ट्री अपरूटिंग हुआ है, तो जहाँ पे ट्री अपरूटिंग हुआ है वहाँ पे हम लोगों का कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का टीम, कोलकाता पुलिस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम वो आके काम कर रहा है। जल्द से जल्द ये जो ट्रीज जो अपरूटेड हुआ है उनको काट के उनको साइड किया जाएगा ताकि रास्ता खोल सके।